So we were discussing binding energy per nucleon. ग्राफ देखा था हमने. Graph goes like this. ऐसा कुछ तो ग्राफ था, right? Maximum was for mass number 56, right? Okay. Now we have discussed constancy in binding number per nucleon for mass number between 30 and 170, right? याद है? उस समय हमने कंक्लूजन में निकाला था न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस. ओके. नाउ सपोज करो देयर इज अ न्यूक्लियर, लार्जर न्यूक्लियर, उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, राइट? अगर मैं उससे थोड़ा सा बड़ा न्यूक्लियर देखूं तो उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा. सर ये 56 किसका? आयन का ना? आयरन का. हाँ, तो सबसे ज्यादा था 8.7 था, राइट? MeV पर न्यूक्लियर. सर उससे कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं सबसे ज्यादा होने का? नहीं, न्यूक्लियस स्टेबल होता है, रेडियो एक्टिविटी नहीं होगी उसमें. तो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्क नहीं है कि उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है. जो है वो न्यूक्लियस जो है उसका स्टेबल रहेगा सबसे ज्यादा, राइट? ओके. सो लेट अस अज्यूम, लेट्स कंसीडर लार्जर न्यूक्लियर विद मास नंबर से 240, राइट? और ये एक स्मॉलर न्यूक्लियर विद मास नंबर 120, राइट? सो आउट ऑफ दीज टू व्हिच वन इज मोर स्टेबल? हेलो, दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? अरे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसका ज्यादा है? आयरन. छोटे वाले का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है आउट ऑफ दीज टू. इसको छोड़ दो, ये एक लार्जर न्यूक्लियर, ये एक स्मॉलर न्यूक्लियर है. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा किसका है? 120 वाले का. तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, राइट? सो अगर क्या होता है, एक पॉइंट लिखना था हमने, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर लार्जर न्यूक्लियर, ऑब्वियसली बहुत लार्ज, इसके नीचे नहीं, इसके ऊपर लार्ज न्यूक्लियर इज लेसर. फॉर एग्जांपल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन of nuclei with mass number nuclei with mass number 240 is greater than binding energy per nucleon of nuclei of mass number 120. So lesser than binding energy of nuclei mass number 120. ठीक है? मीन्स व्हाट? अगर एक 240 मास नंबर वाला न्यूक्लियर दो न्यूक्लियर में स्प्लिट होगा तो एनर्जी रिलीज होगी या लिबरेट होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी? इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है. तो अगर एक बड़ा न्यूक्लियर टूटेगा दो छोटे न्यूक्लियर में तो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी? बोलो. If a nuclei of mass number 240 splits into two nuclei of mass number 120 each, then energy is released
सी जो लार्जर न्यूक्लियाई है 240 वाला, राइट, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, 120 वाले की ज्यादा है। लेट अस अज्यूम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक एग्जांपल के लिए 240 वाले का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेट अस अज्यूम इज 2 MeV, होता नहीं इतना कम, ज्यादा होता, बट लेट अस अज्यूम 2 MeV। 120 वाले का लेट अस अज्यूम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 3 MeV। ठीक है, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी इसकी कितनी हो गई? बाइंडिंग एनर्जी टोटल इतनी हो जाएगी 480, और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ईच इसकी कितनी हो जाएगी? 120 इंटू 360 हो जाएगी एक की, तो दो की कितनी हो जाएगी? फॉर 2 न्यूक्लियर 720। मतलब क्या मालूम, अगर दो 120 वाले न्यूक्लियस फॉर्म होंगे तो 720 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज होती है एनर्जी, राइट। इसको तोड़ने के लिए, न्यूक्लियंस को सेपरेट करने के लिए 720 MeV आपको एनर्जी स्पेंड करनी है, राइट। तो भाई, और 240 वाले को बनाने के लिए 480, ये बनाते वक्त 480 रिलीज हुई और ये बनाने में 720 रिलीज, तो जब इससे इसमें जाओगे तो और एक्स्ट्रा 240 रिलीज होगी ना। वापस 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 बाइंडिंग एनर्जी याद है ना आपको, जब एक न्यूक्लियस फॉर्म होता है तो एनर्जी लिबरेट होती है, या आपको न्यूक्लियस को तोड़ना है तो यू नीड टू स्पेंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी, द एनर्जी विच वाज स्पेंड ऑन बाइंडिंग इट, राइट। देखो 240 वाला एक बनाने के लिए कितनी एनर्जी स्पेंड हुई? 480। 120 के दो बनाने के लिए आपको कितनी एनर्जी स्पेंड हुई, रिलीज हुई? 720। तो जब ये बन के आप यहां से यहां जाओगे तो एक्स्ट्रा रिलीज होगी ना 240। भाई ये स्टेबल है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, 240 वाला बनाने में कम एनर्जी रिलीज हुई है, 480 रिलीज हुई है, 120 के दो बनाने में 720 रिलीज हुई है, तो आपको यहां से यहां जाना है तो और एक्स्ट्रा 240 रिलीज होगी, सो सम एनर्जी विल बी रिलीज इन इट। ओके, हाँ तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, hence if a nuclei of mass number 240 splits into two nuclei of mass number 120 each, then energy is released. मिथिलेश नहीं समझ पा रहा लगता है। मिथिलेश क्या हुआ, नहीं समझा? समझा। हाँ तो फिर हाँ कर, आगे बढ़ू मैं भी। हाँ। ये हो क्या ना, अगर दो छोटे न्यूक्लियाई 56 से नीचे वाले देखोगे आप, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी बन गई, समझिए 10-10 के, मास नंबर 10 हो गया, और ये मास नंबर 20 वाला हो गया। सेम कहानी यहाँ पे होगी, क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ स्मॉलर न्यूक्लियस, स्मॉलर न्यूक्लियाई से ऑफ मास नंबर 10 is lesser than that of larger nuclei, say equals to 20. Hence, if two smaller nuclei of mass number 10 please to form a larger nuclei of number 20, larger nuclei of number 20, energy is released. Yeah, yeah. Binding energy per nucleon of smaller nuclei, say A is equal to 10,
is lesser than that of larger nuclei, say A is equal to 20. Hence, if two smaller nuclei of mass number 10 coalesce to form larger nuclei of mass number 20, then energy is released. Do you agree to this? हाँ एक सेकंड है ना, हाँ फिर अपन कहाँ चले गए? Now, next topic is nuclear forces. So binding energy की कहानी अपने को समझ में आ गई. Now next is nuclear forces. Nuclear forces. बहुत ज्यादा इनके बारे में नहीं पता है हमको, but still something we know, so we'll discuss that. एक मिनट, एक डाउट जी को बता दूं. क्या नहीं आ रहा, कितने डेसिमल शिफ्ट होंगे? 2 प्लेस में, तो इनटू 100 करोगे तो जाएगा. इससे ये बनाने के लिए 100 10 से मल्टीप्लाई करो, 1 डेसिमल, फिर 100 से 2, (15 upon 10 is what 1.5 होता है, तो 1.5 into 10 is what 15. जैसे ये 1.053, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो ना, तो 1 डेसिमल शिफ्ट, तो 2 से 100 से मल्टीप्लाई करो ना, तो 2 डेसिमल शिफ्ट. जितने 10 से, तो जब पढ़ने का टाइम होता है उस टाइम नहीं आता, जब क्लास बच जाता है. कोशिश कर, दूसरा कोशिश कर. So nuclear forces, see, अभी एक न्यूक्लियस है. इट्स अ वेरी स्मॉल इन साइज, 10⁻⁻15 मीटर. इसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं उनके बीच में बड़ा स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होना चाहिए. कैसे? अगर आप कैलकुलेट करके देखो, कौन सा इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2. तो 2 प्रोटॉन्स के बीच में अगर मैं रिपल्शन की बात करूं तो देखो कितना होना चाहिए, 19/r². तो 10⁻15 का स्क्वायर इज 10⁻30. तो ये देखो 39 और ये 38, तो 10 हो गया 25.6, 230 न्यूटन के आसपास अंदाजे से इतना फोर्स होना चाहिए फॉर अ मास पार्टिकल ऑफ सच अ स्मॉल मास 1.66 × 10⁻27 kg. इतने छोटे पार्टिकल, इतने लाइट वेट पार्टिकल के ऊपर जब इतना फोर्स लगेगा तो इमेजिन फोर्स का साइज कितना. सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स. नहीं, सी, हेलो, सी, 2 न्यूक्लियॉन्स समझो, 2 प्रोटॉन्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लोग बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वीक, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. Whereas this force of repulsion is approximately 230 Newton, which is very large for particles of such a small size or small mass. इतने लाइट मास पार्टिकल्स के लिए ये फोर्स बहुत ज्यादा है. आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? So ये तो क्या होना चाहिए, ये न्यूक्लियस पूरा ब्लास्ट हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए. नॉट इवन फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये रुकना चाहिए. If electric forces were only forces acting between the nucleons, this says, अच्छा, nucleus is the most stable structure. This says कि कुछ तो और force है वहां पे. There must be some other forces acting between the nucleons, and those forces are known as पर अगर nuclear सिर्फ forces. इलेक्ट्रोस्टैटिक होता तो फिर न्यूक्लियस तो अनस्टेबल रहता ना.
और बाइंड ही नहीं होता था, यूनिवर्स बनता ही नहीं था, कुछ भी नहीं बनता था, सब एटॉमिक पार्टिकल साइज के रहते थे भाई। अगर वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स होता है तो रिपल्शन इतना स्ट्रांग है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते 230 न्यूटन कितना होता है। एक्चुअली क्या है, 230 न्यूटन कुछ भी नहीं, किसके लिए, आपके और मेरे लिए, मतलब हमारे लिए भी है। 230 न्यूटन इज द फोर्स व्हिच यू नीड टू पुल 23 kg मास, राइट। तो हमारे लिए भी थोड़ा बहुत है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा फोर्स हो गया। बट छोटे पार्टिकल्स के लिए, अभी इमेजिन वही 230 न्यूटन आपने एक चींटी पे लगा दिया तो, और फिर उससे भी छोटे पार्टिकल के लिए, तो इस पार्टिकल के लिए तो ये जानलेवा है, ये तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में लाइट की स्पीड के बराबर पहुंच जाएगा। ये 99.99% स्पीड ऑफ लाइट से निकल लेगा वो, इतनी स्पीड से दौड़ेगा, राइट। तो ये बहुत ज्यादा फोर्स है, तो इसमें तो ये टिकना ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फोर्स अगर रिपल्शन होता है सिर्फ, तो ये तो बनना ही नहीं था। ये बाइंड नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन्स आजू बाजू में घूमेंगे नहीं, फिर कुछ भी नहीं होता था, राइट। सो कुछ तो और फोर्स होना चाहिए। तो व्हाट आर दोस फोर्सेस? दोस फोर्सेस आर न्यूक्लियर फोर्सेस, राइट। सो वेरी लिटिल इज नोन अबाउट न्यूक्लियर फोर्सेस, बट फिर भी जितना पता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। हाँ So, nuclear force of attraction, the nuclear force है, nuclear forces are attractive within a distance certain, ऐसे बोलो, up to a certain distance, up to a certain distance है, एक रेंज होती है, इसके बीच में वो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, राइट। एंड is very much more stronger than electric force of repulsion, right? अप्रोक्सीमेट मतलब कुछ कैलकुलेशंस कुछ बुक्स में लिखी है कि नियरली 100 टाइम्स होते हैं न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन acting between two protons is nearly 100 times that of electric force of repulsion between them. क्या कहानी है? न्यूक्लियर फोर्सेस आर attractive up to a certain distance and are much more stronger than electric forces of repulsion, right? And nuclear force of attraction acting between two protons is nearly 100 times that of electric force of repulsion acting between them, right? And obviously we have studied in 11th standard, they are strongest force in nature. They are strongest force in nature. आ रही बात समझ में? तभी उसको न्यूक्लियस को बाइंड कर पा रहे हैं, राइट। अब न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, ये बड़े शॉर्ट रीजन में एक्टिव होते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। अगर मैं ग्राफ बनाऊं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स का, ये सेपरेशन हो जाए और ये पोटेंशियल एनर्जी ले लो सेपरेशन, तो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी पहले तो 0 रहती है। अब आप समझ लो कि आप 3-4 फर्मी पे आप देख लो,
तो उनके बीच में कोई फोर्स नहीं लगता।